नमस्ते। चलिए आज हम 1000 साल पुराने सफर पर चलते हैं। हम सांची स्तूपा के जरिए प्राचीन भारत के विचारों और विश्वासों की दुनिया में उतरेंगे। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये उन आइडियाज की कहानी है जिन्होंने हमारे इतिहास को एक नई दिशा दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस विशाल और शानदार इमारत से, सांची का महास्तूपा। एक पहाड़ी पर जैसे कोई मुकुट रखा हो, ये सदियों से खामोश खड़ा है। लेकिन आप जानते हैं, इसकी खामोशी में ही कई गहरे राज और अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन आखिर ये है क्या चीज़, इसे क्यों बनाया गया और इसके पत्थरों में ऐसी कौन सी कहानियां कैद हैं? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो आइए इस पत्थर की पहेली को सुलझाते हैं। सांची को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इसका निर्माण हुआ। ये एक वैचारिक क्रांति का युग था, जब लोग जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों पर सोच रहे थे। ईसा से पहले की पहली सहस्राब्दी ये कोई आम समय नहीं था। पूरी दुनिया में जैसे एक इंटेलेक्चुअल करंट सा दौड़ गया था। ईरान में ज़ोरास्टर, चाइना में कन्फ्यूशियस, ग्रीस में सोक्रेटिस और प्लेटो, और यहीं भारत में महावीर और बुद्धा। अलग अलग जगहों पर एक साथ नए विचारक सामने आ रहे थे। इस दौर में भारत की जो पहले से चली आ रही वैदिक परंपरा थी, उस पर नए सवाल उठ रहे थे। जहां पहले फोकस बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों पर था, वहीं अब लोगों का ध्यान जीवन का मतलब क्या है, क्या मौत के बाद भी जीवन है, और पुनर्जन्म जैसे गहरे पर्सनल सवालों पर जा रहा था। इस वैचारिक मंथन का अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में 64 यानी 64 अलग अलग चिंतन परंपराओं का जिक्र मिलता है। जरा सोचिए, एक ही समय में 64 अलग अलग फिलॉसफीज। ये इस बात का सबूत है कि माहौल कितना जिंदा दिल था। ये एक जीवंत बहस और चर्चा का दौर था। नुकीली छत वाली झोपड़ियों में, जिन्हें कूटागाराशाला कहते थे, घुमंतू टीचर्स अपने दर्शन पर तर्क वितर्क करते थे। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी। अगर एक टीचर दूसरे को अपने आर्ग्यूमेंट से हरा देता, तो हारने वाला अपने सभी चेलों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। एक इंटेलेक्चुअल बैटल ग्राउंड था सच में। तो इन्हीं बदलते हालात और नए सवालों के बीच एक नए विचारक का उदय हुआ, जिनका प्रभाव सदियों तक रहने वाला था, गौतम बुद्धा। चलिए उनकी बुनियादी शिक्षाओं को समझते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें महल के अंदर हर दुख से दूर रखा गया था, उन्होंने जीवन के कठोर सच को पहली बार देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक लाश और एक सन्यासी। इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने सच की खोज में महल छोड़ दिया और कठिन साधना के बाद अंत में ज्ञान प्राप्त कर बुद्धा यानी द एनलाइटन वन कहलाए। बुद्धा की एक बहुत ही खास शिक्षा थी मध्यम मार्ग, यानी द मिडिल पाथ। उन्होंने कहा कि ना तो घोर ऐशो आराम से कुछ हासिल होगा और ना ही शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने से। दुख से मुक्ति का रास्ता इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच से होकर जाता है, एक बैलेंस। उनकी पूरी टीचिंग का कोर आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहला, संसार दुख से भरा है। दूसरा, इस दुख की जड़ हमारी इच्छाएं और क्रेविंग्स हैं। तीसरा, गुड न्यूज़ यह है कि इस दुख का अंत संभव है। और चौथा, इसका रास्ता मध्यम मार्ग पर चलकर मिलता है, जिसे निर्वाणा की प्राप्ति होती है। अपने अनुयायियों के लिए उनका आखिरी संदेश बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, तुम सब अपने लिए खुद ही रोशनी बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसमें किसी बिचौलिए या देवता पर निर्भर रहने की बात नहीं थी, बल्कि इंडिविजुअल एफर्ट और सेल्फ रिलायंस पर जोर था। चलिए अब इस नई समझ के साथ वापस सांची चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे आइडियाज पत्थरों पर कैसे उकेरे गए हैं। सांची स्तूपा का हर हिस्सा, उसका हर पार्ट सिंबॉलिक है। ये जो गोलार्ध टीला है, जिसे अंडा कहते हैं, ये संसार का प्रतीक है। उसके ऊपर देवताओं का घर मानी जाने वाली हर्मिका है, और पूरे पवित्र स्थल को आम दुनिया से अलग करती है पत्थर की वेदिका या रेलिंग। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो पत्थरों में लिखी है। पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है? शुरुआती दौर में बुद्धा को इंसान के रूप में नहीं दिखाया जाता था। उनकी प्रेजेंस को सिंबल से दर्शाया जाता था। एक खाली आसन उनके ध्यान और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बना, और पहिया या धर्मचक्र सारनाथ में दिए उनके पहले उपदेश का। तो सांची को बनवाया किसने? आप सोचेंगे किसी एक बड़े राजा ने? नहीं, ये एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट था। इसके निर्माण में सतवाहना राजाओं से लेकर हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों, व्यापारियों, भिक्षुओं और सैकड़ों आम स्त्री पुरुषों ने दान दिया था। हर दान का जिक्र पत्थर पर खुदे अभिलेखों में मिलता है। बौद्ध धर्म जाति और लिंग के भेदभाव को नहीं मानता था।
थेरीगथा नाम के ग्रंथ में एक कमाल का किस्सा है। पुन्ना नाम की एक दासी एक ब्राह्मण से उसके अनुष्ठानों पर सीधे सवाल करती है। वो कहती हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम ठंड में पानी में उतरते हो? रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। सांची आज हमारे सामने इस रूप में मौजूद है, लेकिन इसका बच जाना ये तय नहीं था। इसकी कहानी में किस्मत और कुछ लोगों के समझदारी भरे फैसलों का बहुत बड़ा हाथ है। इसे समझने के लिए 2 स्तूपों की कहानी सुनिए। आंध्र प्रदेश में अमरावती का शानदार स्तूपा सांची से पहले खोजा गया। उसकी मूर्तियों को लूटकर मद्रास, कलकत्ता और लंदन के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। और आज वो सिर्फ एक मिट्टी का टीला है। लेकिन सांची, जो बाद में खोजा गया, वो बच गया। और सांची को बचाने का क्रेडिट जाता है भोपाल की बेगमों को, शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। ये सांची की असली गार्डियंस बनी। उन्होंने इसकी देखभाल के लिए पैसा दिया, म्यूजियम बनवाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम, जब फ्रेंच और ब्रिटिश लोग सांची के खूबसूरत तोरण द्वार यानी गेटवेज को अपने देश ले जाना चाहते थे, तो बेगमों ने उन्हें प्लास्टर से बनी नकल ले जाने के लिए मना लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने सांची के अस्तित्व को बचा लिया। सांची की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमारी सांझी विरासत है। अनुभव हमें बताता है, और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब किसी धरोहर को उसकी ओरिजिनल जगह पर प्रिजर्व किया जाता है, जैसे सांची को, तो उसका हिस्टोरिकल वैल्यू बना रहता है। जब उसे म्यूजियम्स में भेज दिया जाता है, जैसे अमरावती के साथ हुआ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही खो जाता है। और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। 100 साल से भी पहले भोपाल की बेगमों ने अपनी सूझबूझ से सांची को बचाया। सवाल यह है कि आज हम अपने आसपास के इतिहास के संरक्षक, उसके गार्डियन कैसे बन सकते हैं? ये स्तूपा, ये मंदिर, ये किले, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी कहानियां हैं। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सोचिएगा जरूर।